नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा साथियों, हम लोगों ने इसमें जो आईपीसी पढ़ रहे हैं उस आईपीसी की आज लास्ट क्लास है, यह अंतिम क्लास है आईपीसी की। ठीक है, पिछले वीडियो जितने भी हमने देखे हैं वो आईपीसी को आप अच्छे तरीके से लिखें, नोट्स बनाएं उनके, और जो भी परीक्षा आपकी होगी यूपीएसआई की तो उसके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मतलब कि उससे अगर आईपीसी से क्वेश्चन अगर आता है तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है 100%। देखो, अगर हम बात करें अब आगे के लिए तो आप देखेंगे इसमें ध्यान से कि जो पढ़ेंगे, देखिएगा इसमें अध्याय 18 तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। 18 के बाद 19 अध्याय में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं अध्याय 20 की। देखो क्या करते हैं अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 20 की। देखो जो अध्याय 20 है इसमें बताए गए हैं आपको विवाह संबंधी अपराध। इसमें क्या है? विवाह संबंधी अपराध। किसने बताया गया इसमें कि विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं वो आपको बताए गए हैं इसमें। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें आपका जो आता है वो आता है धारा 493 से लेकर धारा 498 तक। बात समझते हो कि नहीं आप? यहाँ तक बात सारी की सारी क्लियर हुई यहाँ? तो देखो यानी कि धारा 493 से लेकर 98 तक दिया हुआ है इसमें। देखो अगर हम बात करें इसके आगे के लिए तो आप देखेंगे इसमें कि सबसे पहली जो धारा है 493 वो क्या कहती है। देखो इसमें कहा गया है कि विवाह पूर्वक विवाह करके धोखे से संबंध बनाना। जब इसमें आप बात देखेंगे समझेंगे कि विधि पूर्वक विवाह करके देखो विधि पूर्वक विवाह करके धोखे से करके विधि पूर्वक विवाह करके धोखे से क्या करते हो आप? अगर आप संबंध बनाते हो, क्या करा मैंने आपसे कहा कि अगर आप क्या करते हो कि विधि पूर्वक विवाह करते हो धोखे से, मतलब कि धोखे से आपने विवाह किया। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ आपसे, देखिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे, देखो जैसे क्या करते हो आप कि आप किसी महिला को विश्वास दिलाते हो कि आपकी और मेरी शादी हो गई है। मतलब कि क्या करते हो आप कि किसी लड़की की मांग में क्या करते हो, लड़की की मांग में क्या कर देते हो, लड़की की मांग में सिंदूर भर देते हो। क्या करना आपने? लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया, और सिंदूर बनने के बाद आप उससे कहते हो कि आप क्या किया है मैंने, कि जो परंपरा है उसके तहत आपसे मैंने विवाह किया है। बस सिंदूर बनना क्या होगा, विवाह हो गया, लेकिन विवाह वास्तव में वह धोखे से विवाह किया हुआ है। तो ऐसे में क्या करता है, सिंदूर बनने के बाद और क्या करता है, उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसका मतलब क्या है, वो 494 का अपराध है। ठीक, अगर ऐसा वो करता है तो आप यहाँ देखेंगे कि ऐसा करने पर क्या होता है कि 10 वर्ष की सजा होती है प्लस जुर्माना आपको देना पड़ता है। बात समझ में आती है आपके यहाँ तक? ठीक है, पूरी बात हुई यहाँ तक। मतलब कि धोखा देकर विवाह का ढोंग रचकर अगर आप किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो वो क्या है, दंडनीय है 494 के तहत। ठीक, देखो अगर हम बात करें इसके आगे के लिए तो आप इसमें देखेंगे, इसमें सजा लिख लो यहाँ पर। देखो 10 ईयर प्लस जुर्माना। देखो अब हम बात करते हैं अगली धारा 494 पर। देखो इसमें कहा गया है कि पत्नी या पति के जीवन काल में, देखो पत्नी ओब्लिक पति के जीवन काल में पुनः विवाह करना। मतलब क्या कहा मैंने आपसे, भी समझाता हूँ इसमें बातों पूरी। इसके लिए जुर्माना है वो है 7 वर्ष प्लस सजा 7, जुर्माना है और सजा कितनी 7 वर्ष है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान के चलो कि आपकी कोई पत्नी जिंदा है और आप क्या करते हो, उस पत्नी की अनुमति के बिना किसी दूसरी महिला के साथ शादी कर, तो वो क्या होगा, वो आपका दंडनीय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर आप मानो पत्नी की मर्जी से करोगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप पति या पत्नी, मतलब पत्नी कर सकती है पति की अनुमति के बिना, या पति हो सकता है जो पत्नी अनुमति के बिना करे, तो ऐसे में क्या होगा, अपराध माना जाएगा। मतलब कि आपकी पत्नी या पति ऑलरेडी जीवित है, ठीक है, और आपने अगर डिवोर्स भी उसके साथ नहीं किया है और क्या करते हो, फिर भी आप किसी दूसरी महिला या किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेते हो, इसका मतलब क्या होगा, वो 494 अपराध माना जाएगा। बात समझते हो कि नहीं? देखो इसके लिए क्या कहा मैंने आपसे
कि या तो क्या करो आप, या तो आप न्यायालय द्वारा क्या करो, डाइवर्स लेकर आओ। ठीक, देखो यहाँ पर एक अपवाद की अगर हम बात करें तो अपवाद इस तरीके से है कि जो मुस्लिम कानून है, मुस्लिम कानून कहता है कि पुरुष कितनी भी क्या कर सकता है, पुरुष चाहे तो जितने भी शादी कर सकता है, लेकिन महिलाओं पर लागू नहीं होता है। क्या होता है कि जो मुस्लिम पुरुष होते हैं वो चाहें तो कितने भी शादी कर सकते हैं, ऐसा 4 से 5 विवाह कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम महिला ऐसा नहीं कर सकती, केवल वो एक ही व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है। ठीक है, तो ये मुस्लिम थोड़ा वैसे कानून बनाया हुआ है। तो अलग अलग कानून बनाए गए हैं अपने अपने धर्म के, वो अलग बात रही, लेकिन इसमें कहा गया है कि दूसरा विवाह आप नहीं कर सकते अगर आपकी पत्नी या पति जीवित है तो। बात समझ में आती है आपके पूरी? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है आपको? यहाँ देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ से आगे के लिए, तो आप देखेंगे ध्यान से, इसमें देखो धारा 497 ये है जार कर्म। देखो ये जो धारा है ये संवैधानिक घोषित, आप वर्तमान में नहीं है, वैसे ही समझ लो फिर भी इसे। इसमें बताया गया था कि कोई महिला अपने पति की अनुमति के बिना संबंध बनाना क्या है, अपराध है। मतलब कि आप क्या करते, आप कोई महिला है वो करती है अपनी पति की अनुमति के बिना किसी दूसरे पुरुष के साथ अगर संबंध बनाती है तो इसका मतलब क्या होगा, अपराध है, या वो कहलाता है जार कर्म। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था, अगर हम बात समझे इसमें, देखो इसमें क्या हुआ, देखो एक केस आया, इसका नाम था जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018। देखो इसने क्या करा, 27 सितंबर 2018, देखो इसने क्या करा, 27 सितंबर 2018 को एक फैसला दिया, और इसमें क्या करा गया, देखो इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका 497 है यह संवैधानिक है। क्या कहा, धारा 497 असंवैधानिक है या अमान्य है। बात समझते हो कि नहीं? आता है क्या कहा मैंने आपसे कि ये जो अपराध है भारत में अमान्य नहीं है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको कर देगा निरसित, क्या हो गई है, अभी ये निरसित हो गई है, धारा नहीं है वर्तमान में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर कोई महिला चाहे तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर सकती है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है आपके यहाँ तक? अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद आते हैं हम अगली धारा। अभी आप देखेंगे 498A कि दहेज वहेज के लिए जो होता रहता है मामला, वो सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखो हम लोग देखो भाई, अब हम बात करते हैं भाग, इसी मतलब भाग 20 का ही एक पार्ट है, भाग 20A, उसमें एक धारा है केवल। देखो अगर हम बात करें इसमें भाग 20A क्या है, भाग 20A है, और यहाँ पर केवल एक धारा है, धारा 498A। देखो इसमें कहा गया है घरेलू हिंसा। क्या है इसमें? घरेलू हिंसा। देखो भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि महिला को प्रताड़ित किया जाना। क्या कर रहे हो आप कि कोई महिला है, महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना। ठीक है, देखो
इसका मतलब क्या हुआ कि कोई महिला है उसको क्या करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। देखो ये प्रताड़ित जो होगा महिला का पति कर सकता है, ठीक, उसके घर वाले कर सकते हैं या उसके रिश्तेदार कर सकते हैं। बात समझते हो कि नहीं? क्या करते हैं, मतलब कि दहेज के लिए क्या करना होता है, दहेज के लिए प्रताड़ित करना किसी महिला को वो 498 ए के तहत अपराध माना जाता है, ऐसा कह सकते हैं। तो बात समझती है, यानी कि क्या है इसमें घरेलू हिंसा के बारे में बताया क्या। देखो अगर हम बात करें इसमें, अगर ऐसा कोई करता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि 3 वर्ष की सजा होती है प्लस जुर्माना आपको देना पड़ता है। बात समझते हो कि नहीं? यहाँ तक पूरी बात स्पष्ट हुई यहाँ तक। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे के लिए, और अगला जो भाग है आपका, देखो इसी के बाद अगर हम बात करें भाग 21 की, तो आप देखेंगे इसमें कहा गया है मानहानि से संबंधित। क्या है इसमें? मानहानि से संबंधित अपराध, मानहानि से संबंधित। देखो इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें बताया गया है आपकी धारा 499 से लेकर और 502 तक। कहाँ तक है? धारा 499 से लेकर और 502 तक बताया गया है मानहानि के विषय में। देखो अब मानहानि क्या होती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आपने सुना होगा मानहानि, किसी की मानहानि का हो गया, मानहानि हो गई, ये सब चीजें हैं। देखो इसमें अगर हम बात करें धारा 499, तो क्या है 499 है, इसमें बताया गया है मानहानि होती क्या है। देखो मानहानि का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ख्याति को ठेस पहुंचाना। क्या कहा? देखो मैंने किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा ओब्लिक ख्याति को ठेस पहुंचाना। तो कहा मैंने आपसे कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या ख्याति को ठेस पहुंचाना क्या कहलाता है? मानहानि कहलाता है। मतलब कि इसमें आप कह सकते हो, देखो मानहानि होती है ये मृत ओब्लिक जीवित दोनों व्यक्तियों पर लागू होता है ये वाला अपराध, ठीक है। देखो इसे आप समझे कि मानहानि होती क्या है, एग्जाम्पल से आप समझो, ठीक। आप क्या करते हो, आपने कहा कहीं भरी सभा चल रही है और सभा में क्या करते हो आप, देखो किसी सभा में आपने कहा किसी व्यक्ति को कि सामने वाला जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति को संबोधित करके कहा कि जो व्यक्ति ये बैठा है, राम जो बैठा है, ये राम बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा लुटेरा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में राम क्या लुटेरा नहीं है। तो क्या हो गया भाई, जब राम लुटेरा नहीं तो आपने किया आपने उसको क्या करा, उसकी जो प्रतिष्ठा जिसको क्या करा, ठेस पहुंचाई। तो क्या हो गया कि उस आपके ऊपर क्या होगा, मानहानि का मुकदमा चला जाएगा। मतलब कि जो ख्याति थी उस व्यक्ति की, उसको क्या करा, आपने ठेस पहुंचाया है। मतलब कि बिना किसी बात के किसी व्यक्ति को अपराधी बनाना या झूठा इल्जाम लगाना, वो क्या हो गया, वो सब आपका मानहानि कहलाता है। बात समझते हो कि नहीं। देखो अगली बात अगर हम करें इसमें धारा की, धारा अगर 500 कहती है, देखो इसमें क्या है, धारा 500 में क्या कहा गया है, 500 बताया गया है मानहानि का दंड। देखो भाई, जो मानहानि का दंड होता है, अगर आप ऐसा करते हो, किसी व्यक्ति की को ठेस पहुंचाते हो, प्रतिष्ठा को, उसमें क्या होगा, देखो उसके लिए क्या है कि 2 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा। बात समझते हो कि नहीं। यहाँ तो क्या होगा इसमें कि 2 वर्ष की सजा होगी और क्या होगा इसमें, प्लस आपको जुर्माना देना पड़ेगा अगर मानहानि किसी व्यक्ति पर आप केस लगाते हो, झूठा इल्जाम लगाते हो। तो बात समझ में आती है आपके यहाँ से पूछ। देखो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भाग 21 की बात करते हैं। देखिएगा, देखो अब आ रहा है इसमें आपका भाग या अध्याय 21। देखो भाई, जो भाग 21 है इसमें बताया गया है आपराधिक अभित्रास, ओब्लिक अपमान, देखो ये वाला भाग आपका है, इसमें आता है धारा 503 से लेकर और 510 तक। कहाँ तक है इसमें, 503 से लेकर और 510 तक जो है बताया गया है आपका अध्याय जो 21 है, उसमें आपको बताया गया। देखो अगर हम बात करें इसमें कि जो आपका ये भाग 21 है, इसमें देखो सबसे पहले क्या है, धारा की अगर हम बात करें, धारा 503 का कहते हैं। देखो
तो धारा जो 503 है उसमें कहा गया है आपराधिक अभितरास क्या होता है। देखो क्या कहा गया इसमें, आपराधिक देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की जैसे मैंने कहा कि धमकी देना, क्या करना, धमकी देना, क्या है, धमकी देना। आपने कहा जान से मारने धमकी दिया, आपने क्या कहा, तो अभी इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को धमकी देना, ठीक, धमकी देना, उसके शरीर और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो कहा है आपसे शरीर ओब्लिक संपत्ति का नुकसान, तो ये सब क्या है, ये सब आपका कहलाता है आपराधिक अभितराज, जो आपका ये होता है। बात समझ में आती है आपके अंदर, पूरी पूरी कोई समस्या नहीं। देखो ठीक है। देखो अब इसके बाद आती है धारा 504, ये बहुत बार मतलब याद रखती है, उसमें सुनो। 504 में कहा गया है कि लोक शांति भंग करने के आशय से, लोक शांति भंग करने के आशय से अपमान करना। क्या कहा गया, देखो उसमें लोक शांति भंग करने के आशय से अपमान करना। क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया है कि लोक शांति भंग करने के आशय से अपमान करना। देखो अगर हम बात करें इस धारा की, तो आप इसमें एक बात देखेंगे, और वो क्या है, देखो एग्जाम्पल आप समझो। जैसे कि इसमें आपने क्या कहा कि गाली गलौज करना। क्या करना, जो गाली गलौज करना क्या है भाई, किसी व्यक्ति को गाली आप दे, उसका क्या हो, उसका अपमानित आप कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, गाली गलौज करना जो है वो 504 के अपराध माना जाता है। देखो अगर आप ऐसा करते हो, इसके लिए तो सजा क्या होगी, इसके लिए सजा है वो है 2 वर्ष की सजा होगी, पहले जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बात यहाँ 503 और 504 वाले हमने पूरी की यहाँ तक। देखो अब हम बात करते हैं 506 धारा पर आ जाते हैं। देखो देखो धारा 506 क्या कहती है, 506 में कहा गया है आपराधिक अभितरास के लिए दंड। तो क्या कहा, देखो आपराधिक देखो भाई, अगर हम बात करें धारा 506 की कि आपराधिक अभितरास के लिए दंड की अगर हम बात करें, तो हम देखेंगे आप इसमें कि 2 वर्ष की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा, और यहाँ पर भी दोनों या जुर्माना से दोनों हो सकते हैं। बात समझिए आपने। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा 507। देखो इसे बताया गया है कि अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा, मैंने कहा कम्युनिकेशन द्वारा, ठीक, कम्युनिकेशन द्वारा आपराधिक अभितरास करना, देखो इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने कहा कि मोबाइल से मैसेज ओब्लिक कॉल पर आप धमकी देते हो। क्या करते हो आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को धमकी देते हो, किस पर, मोबाइल फोन से कॉल करके धमकी देते हो आप किसी व्यक्ति को, या आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को मैसेज करके धमकी देते हो, तो वो क्या होगा, वो कहलाता है आपका कम्युनिकेशन या संसूचना द्वारा आपराधिक अभितरास करना, जो है 507 के तहत अपराध माना जाता है। देखो बात समझ में आती है आपके यहाँ तक पूरी की पूरी। देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद धारा 509, इसमें एक धारा है जो इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो इसमें क्या है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे स्त्री का अनादर हो। देखो या इसमें आप कह सकते हो, देखो या इसमें आप कह सकते हो, जैसे मैंने कहा आपसे कि अश्लील, किसी के साथ अश्लील बातें करना, किसी महिला के साथ,
अश्लील बातें करना, अश्लील फोटो दिखाना, ये सब क्या है? ये सब जो है आपका किसी महिला का अपमान किया शब्दों के द्वारा या आपने की कोई चीज दिखाकर अपमान करते हैं। तो बात यहाँ तक स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं है आपको। 509 तक हमने पूरा किया। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद देखेंगे इसमें आप अगला भाग की अगर हम बात करें तो भाग 23 यानी अंतिम भाग, और एक धारा है धारा 511 केवल इसमें, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है कि अपराध करने का प्रयत्न, आगे देखो हम बात इसमें लिखते हैं अगली समस्या इस तरीके से। देखो अब भाग 23 केवल एक धारा धारा 511 है यहाँ पर, इसमें है अपराध करने का प्रयत्न। क्या कहा है इसमें? अपराध करने का प्रयत्न करना, जो 511 के तहत आते थे। अगर हम बात करें इसमें कि धारा 511, देखो आप इसे समझेंगे, मैंने भी आपसे कहा कि इसमें क्या है? अपराध करने का प्रयत्न है। क्या है इसमें? अपराध करने का प्रयत्न है। देखो तो अगर हम बात करें इस धारा की तो इसमें आप एक एग्जाम्पल समझेंगे। देखो उदाहरण से क्या कहा मैंने इसमें, देखो भी जैसे क्या करते हो आप, कोई बक्सा रखा हुआ है, देखो किसी बक्से में आभूषण चुराने के उद्देश्य से या आभूषण चुराने के लिए उसका ताला तोड़ते हो, लेकिन क्या होता है? लेकिन उसमें आभूषण नहीं मिलते। क्या होता है भाई? आप क्या करते हो, कोई बक्सा रखा हुआ है, आपने कहा कि इसमें सोना चांदी होगा, और आप क्या करा, आपने ताला तोड़ दिया और उसमें करा उसको जो सामान था उसको चुराने का प्रयास किया। तो केवल अपराध करने का प्रयत्न आपने किया, चोरों उसमें न था, ना आपने चुराया, तो क्या हो गया? लेकिन वो फिर भी क्या है? वो अपराध माना जाएगा। आपने क्या किया कि कोई व्यक्ति है, उसकी जेब में आपने हाथ डाला। क्या करा आपने कि किसी व्यक्ति की जेब में आपने हाथ डाल दिया पैसे चुराने के उद्देश्य से, लेकिन हुआ क्या? उसकी जेब में पैसे नहीं थे, जेब की आधी फटी हुई थी, तो फिर भी क्या हुआ? फिर भी जो है वो अपराध माना जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर दंड क्या होगा देखो इसके लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अपराध होता, क्या करा आपने? जो अपराध, मानो चोरी का, मैंने आपसे कहा कि चोरी है, और ऐसे आप मानो कि चोरी के लिए या लूट के लिए 10 वर्ष की सजा है। क्या कहा मैंने आपसे? चोरी के लिए क्या है कि 10 वर्ष सजा है। अगर तो 10 वर्ष से क्या होता है? इसमें आपको 5 वर्ष की सजा होती। मतलब कि जो अपराध का जो प्रयत्न होता है तो अपराध के दंड का आधा होता है। क्या होता है इसमें कि अपराध का जो दंड हो, इसका क्या होगा? अपराध का दंड का आधा होगा। मतलब कि जो दंड अपराध का है उस अपराध का आधा दंड आपको देना पड़ेगा। मानो 10 वर्ष है तो 5 वर्ष सजा आपको होगी, और 20 वर्ष से 10 वर्ष सजा आपको। बात समझते हो? आपके यहाँ तक केवल प्रयत्न आपने किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक जो आईपीसी थी, जो भारतीय दंड संहिता 1861 थी, 23 अध्याय थे, 511 धाराएं थी, उन सब धाराओं को एग्जाम्पल के साथ आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो अब आपको करना है, पूरे के पूरे आईपीसी के नोट्स बनाने हैं आपको। कोई समस्या है तो आप कर सकते हो, समस्या को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज समस्या आपको इसमें भी लगता है कि समस्या होगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, ठीक है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।